एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो बात करता है जनता से जुड़े मुद्दों की। इन्हीं मुद्दों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका आईपा में। अ, थैंक यू बहुत-बहुत आपका। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आईपा द्वारा एक मुहिम छेड़ी गई है जिसमें प्रगतिशील राजनीति की चर्चा होती है। किस तरीके से प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया जा सके, किस तरीके से कौन से मुद्दे जो हैं प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में लाए जा सके, उस पर हम चर्चा करते हैं। आपके अकॉर्डिंग सर, क्या प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए आज की डेट में? देखिए, पॉलिटिक्स का मतलब तो ये है कि समाज में जो है स्वस्थ राजनीति तो उसी कहते हैं हुँ, कि आप जो जनता से जुड़े जो बुनियादी सुविधाएँ हैं, हुँ, या उनकी समस्याएँ हैं, उनके समाधान के लिए आप पॉलिटिक्स करें। जब आप कहते हैं कि मैं राजनीति में जा रहा हूँ समाज सेवा के लिए, तो वो हुँ, समाज सेवा दिखनी चाहिए जी। पॉलिटिक्स के अंदर। तो बेसिकली तो हिंदुस्तान को अगर हम देखें, मतलब हिंदुस्तान की हर स्टेट को देखें, तो सब जगह जहाँ जो आपको जीविका जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो बुनियादी सुविधाएँ हुँ, चाहिए, उसमें पानी है, बिजली है, हुँ, सड़क है, अच्छी शिक्षा आपको चाहिए, हुँ, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ आपको चाहिए हुँ, और रोज़गार चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए आपको। तो किसी भी स्टेट में या किसी अगर हम कंट्री की बात करते हैं, तो ये हुँ, बेसिक चीज़ें एक आम आदमी को चाहिए। हुँ, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो कहती है कि मुझे रूल करना है, हुँ। या ऑपोजिशन में जो लोग हैं, उनको बेसिकली इन्हीं सभी मुद्दों पे काम करना चाहिए। एक सवाल सर ये है, जो राजनीतिक दल हैं तमाम वो अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो धरातल की सच्चाई है वो ये है कि नाम मात्र कहीं न कहीं लोकतांत्रिक जो हैं दल रह चुके हैं। कितने लोकतांत्रिक वो हैं और कितने नहीं, ये जनता बखूबी जानती है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, लोकतंत्र तो देखें, कंट्री में भी लोकतंत्र है, देश में भी हुँ, लोकतंत्र है, और जब आम आदमी एक लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है और आम आदमी पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं, हुँ, तो लोकतंत्र है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों में क्या है, पॉलिटिकल पार्टियाँ ये दावा करती हैं कि हुँ, हमारा एक संविधान है, हुँ, हमारी एक विचारधारा है, हुँ, हमारा एक सिद्धांत है। हुँ, तो जब ये बनाती हैं एक अपना एक इसे हुँ, कहें कि एक अपना एक संविधान टाइप का बनाती जी, हैं, तो उस संविधान पे जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, हुँ, तो ये भटक जाती हैं कहीं न जी, कहीं। तब कहीं की विचारधारा नहीं रहती, तब इनके दिमाग में एक ही बात रहती है कि हुँ, किसी तरीके चुनाव जीतना है हुँ, और रूल करना है। रूल करना तो है। फिर विचारधारा की बात हट जाती है, हुँ, फिर सिद्धांत की बात हट जाती हुँ, है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, हुँ, मतलब ये कहना कि ड्यूल स्टैंडर्ड, डबल हुँ, स्टैंडर्ड, मतलब हुँ, कथनी करनी में फ़र्क, मतलब जी, आप जी, कहते कुछ और करते कुछ नहीं। हुँ, तो अब आपको अपनी बात पे स्टैंड करना हुँ, चाहिए, मतलब आप स्टैंड करोगे तभी आपका जो एक मैसेज है, पिक्चर है, हुँ, समाज के बीच में अच्छा जाएगा। हुँ, लेकिन आजकल आप देखें कि जो देश की बड़ी पार्टियाँ हैं, हुँ, जो मतलब इन बातों को कहती थी, लेकिन अब वो भी इन चीज़ों पर आ गई हैं कि हमें तो इलेक्शन जीतना है और हुँ, जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, वो जी। कैसा भी होगा चलेगा। हुँ। एक सवाल सर ये, कहीं न कहीं हम देखते हैं जो राजनीतिक दल हैं वो फैक्ट, फिगर और डेवलपमेंट की बात को छोड़ के भावनात्मक हो जाते हैं और धर्म, कर्म, कस्बे, कुंबे की बातें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। अब चुनाव आने वाले हैं सर आगामी समय में, और हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि अभी से कहीं न कहीं धर्म को रिलेट करने की कोशिश जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही हैं। इसको कितना गलत मानते हैं सर? नहीं, ये बिल्कुल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हुँ, आपने शुरू में ही बोला कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, हुँ, तो मैंने कहा कि बेसिक चीज़ों पर बात होनी बिल्कुल। चाहिए, बेसिक मुद्दों पे बात होनी चाहिए कि हुँ, हम अगर हम अब उत्तराखंड के अंदर रहते हैं, तो हुँ, उत्तराखंड के अंदर क्या-क्या कमियाँ हैं, हुँ, लोग किन चीज़ों को लेकर सफ़र कर रहे हैं, फ़ोकस उन चीज़ों पे होना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियाँ क्योंकि इस वजह से मुद्दों को हुँ, भटकाती हैं कि बेसिक जब वो रूल में आती हैं, हुँ, तो उन मुद्दों पर वो प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं कर पाती। हुँ, काम नहीं कर पाती, तो लोगों का जो एक ध्यान होता है उनकी तरफ कि भई जिन चीज़ों पर काम होना चाहिए तो उन चीज़ों पर काम नहीं हुआ, हुँ, और वो जब अपना परफ़ॉर्म नहीं कर पाती, तो जानबूझ के ध्यान बाँटती है। अब उत्तराखंड को देखें कि उत्तराखंड को बने हुए हुँ, 21 साल हो गए हैं। हुँ, 21 साल में उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है पूरी कंट्री के अंदर, हुँ, जहाँ 21 सालों में 11th चीफ मिनिस्टर है, हुँ, 11वाँ चीफ मिनिस्टर है, 11 यानी कि हर 2 साल में एक मुख्यमंत्री बदल रहा हुँ, है। जिस स्टेट में हर 2 साल में एक मुख्यमंत्री बदल जाएगा, हुँ, मतलब इस तरह की राजनीतिक अस्थिरता रहेगी, हुँ, तो वहाँ डेवलपमेंट कैसे होगा? हम हुँ, कैसे अपने टारगेट को अचीव करेंगे? हुँ, जिस चीफ मिनिस्टर को यही नहीं पता कि मैं अपना कार्यकाल पूरा करूँगा। बिल्कुल। 11 चीफ मिनिस्टरों में सिर्फ़ एक एनडी तिवारी, जो निर्वाचित हाँ, पहले चीफ मिनिस्टर थे, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कार्यकाल किया। पूरा किया कोई 5 साल अपना का। टर्म पूरा ही नहीं कर पाया। हुँ, आएगा कोई, वो अपना रोड मैप बनाता है, जो चीफ मिनिस्टर हुँ, आता है, जब वो 1.5 साल 2 साल काम कर लेता है, उसे पता है कि हुँ, अब मैं इस पे काम करना शुरू होऊँगा, तब तक हाँ, दूसरा चीफ मिनिस्टर आ हुँ, जाता है। तो कैसे होगा डेवलपमेंट? हुँ, तो एक जो हमारे स्टेट की मैं अगर बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा जो हमारे स्टेट का जो डेवलपमेंट रुका है, या हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, या जो हमारी डिमांड्स थी जब हम यूपी से अलग हुए थे 2000 में,
तो डिमांड्स ये थी कि उत्तराखंड बड़ा टिपिकल स्टेट है। उत्तराखंड को हम दो नज़र से देखते हैं। जी। उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं, वो 9 जिले जो हैं पहाड़ों में बसे पहाड़ों हुए हैं में बसे। और 4 जिले हैं वो मैदानी 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 क्षेत्र। क्षेत्र हैं। देहरादून, हरिद्वार, उधम उधम सिंह सिंह नगर, नगर, नैनीताल। नैनीताल। और आप देखें कि वो जो 9 जिले थे वो बहुत पिछड़े हुए थे। वहाँ तक मतलब विकास की लौ पहुँच ही नहीं पाती थी। इसलिए यहाँ के लोगों ने संघर्ष करा, बहुत मतलब लड़ाई लड़ी, शहादत दी, जेल में रहे कि किसी तरीके से स्टेट बनेगा, छोटा-सा स्टेट बनेगा, तो हमारी कैपिटल भी यहीं होगी, सब चीज़ें यहीं होंगी, तो डेवलपमेंट होगा। लेकिन आज भी पहाड़ में जो उस समय की समस्याएँ थी, जो मूलभूत समस्याएँ थी, वो चाहे पानी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे अच्छी शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, वो रोड कनेक्टिविटी की बात हो, रेल कनेक्टिविटी की बात हो, वो जो समस्याएँ थी, आज भी वैसी की वैसी हैं। थोड़ा बहुत उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। बिल्कुल सर, अस्थिरता कहीं न कहीं देखने को मिली है उत्तराखंड में। वही वजह है कि विकास कहीं न कहीं पिछड़ा हुआ नज़र आया। सर, हम जब विकास शब्द ज़ुबान से निकालते हैं तो सबसे पहला ख़्याल हमारे दिमाग में शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम चीज़ें आती हैं, जो मापदंड हैं विकास के। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे आपको क्या लगता है कि और क्या-क्या विकास के मापदंड जो हैं उत्तराखंड के लिहाज़ में होने चाहिए? देखो, उत्तराखंड बहुत सीमित संसाधनों वाला स्टेट है, हिमालयन स्टेट है, जिसका 70% भाग जो है वो जल जंगल पहाड़ है। 30% में आप डेवलप कर सकते हो। तो हम पानी से पानी को कैसे यूज कर सकते हैं? पानी है हमारे पास, जल है। हम हाइड्रो प्रोजेक्ट जो हैं अपना, जिसे कहते हैं कि हिंदी में कहेंगे जल विद्युत परियोजनाएं, बिजली हम बना सकते हैं। और फॉरेस्ट को हम किस तरीके से कर सकते हैं? फॉरेस्ट में हमारे पास जड़ी बूटियां हैं, फ्लोरिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, जैसे हिमाचल हॉर्टिकल्चर है। जैसे हिमाचल देखें, हिमाचल के प्रोडक्ट्स जितने हैं, चाहे फ्रूट्स की बात करें या दूसरे प्रोडक्ट्स की बात करें, जड़ी बूटियों की, बहुत ऊपर चला गया। लेकिन हमारे पास भी हैं वो सब चीज़ें, लेकिन हम जो है उतना फोकस नहीं कर पा रहे, उनको आगे बढ़ा नहीं पा रहे। ये तो हॉर्टिकल्चर पे, फ्लोरिकल्चर पे, जल विद्युत परियोजनाओं पर और टूरिज्म। टूरिज्म हमारे पास जो है 2 तरह का टूरिज्म है। एक तो नॉर्मल टूरिज्म है, जिसमें लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए, सैर सपाटा कर देंगे। दूसरा धार्मिक टूरिज्म। हमारे पास 5 धाम है। मतलब ये तो वो धाम है, मतलब जो वर्ल्ड, जिनको पूरी दुनिया जानती है, जो पूरी दुनिया में आस्था रखती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो डेवलप नहीं हो पाए और बहुत पौराणिक हैं। बहुत मतलब लोग उनको बहुत मानते हैं। उनको प्रमोट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। जो हमारे मंदिर हैं, ये जो 5 टेम्पल हैं, इनको प्रमोट करना चाहिए। तो टूरिज्म हमारे पास है, पावर प्रोजेक्ट हमारे पास हैं, ये सब चीज़ें हैं हमारे पास। लेकिन उन पर जिस तरह से काम होना चाहिए 21 वर्षों में, उस तरीके से काम हुआ नहीं। उसकी एक बहुत बड़ी बात मैंने बताई आपको कि जो राजनीतिक अस्थिरता है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि इन 21 सालों में हम अपनी कैपिटल नहीं तय कर पाए। हम अपना घर नहीं तय कर पाए, हम अपना मुख्यालय नहीं तय कर पाए। तो जो सेंटर से हमें मदद मिलनी थी, आर्थिक जो सपोर्ट मिलनी थी, वो बतौर परमानेंट कैपिटल, वो भी नहीं हमें मिल पा रही। सर, आपने विकास जब मैंने नाम लिया विकास का मापदंड, तो आपने एक पानी की बात करी और अगर मैं पेयजल की ही बात करूं तो पेयजल को लेकर लगातार ये बातें उठती हैं कि जो पहाड़ है वहाँ पे अभी तक जो है घरों तक जल नहीं पहुँच पाता। उसकी बहुत बड़ी वजह कहीं ना कहीं भौगोलिक परिस्थिति भी बताई जाती है। तो सर, और जिस तरीके से पहाड़ों में हम समस्याएं देखते हैं कि महिलाएं जब डिलीवरी के समय पे उनकी मौत हो जाती है और ये तमाम चीज़ें, तो किस तरीके से देखिए पहाड़ों में विकास को रखना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें सबसे पहले जो है प्रायोरिटी में करनी चाहिए? देखो, 2 चीज़ें हैं। मैदानों में जो पहाड़ का मैदानी जनपदों में जो विकास का पैमाना है वो बिल्कुल अलग है, यानी कि मॉडल बिल्कुल अलग है। यहाँ चीज़ें बहुत दूसरे तरह की है। जो पहाड़ों में जो विकास का पैमाना है वो बिल्कुल दूसरी तरह का है, उसके नॉर्म्स भी अलग है, मानक भी अलग है। वहाँ पर हमने पर्यावरण का संरक्षण भी करना है, उसको भी तवज्जो देनी है और डेवलपमेंट भी करना है। जो जीवन यापन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए हमें, वो भी हमें करनी है। तो कहने का मतलब वहाँ पर्यावरण और विकास के बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, संतुलन बनाना पड़ेगा। क्योंकि जीने के लिए आपको सब चीज़ें चाहिए, पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए और सड़क भी चाहिए और अच्छी शिक्षा भी चाहिए और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ भी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। लेकिन वहाँ का पैमाना जो बना हुआ है, उस पैमाने पर हमें जो है उसी पर चलना पड़ेगा। जो एक्सपर्ट्स हमें कहते हैं कि अगर वहाँ आपने डेवलपमेंट करना है, तो इस तरीके से करना है, उनकी एक्सपर्ट्स की राय को अपने डेवलपमेंट में शामिल करके तब आगे बढ़ना है। और यही वजह है कि अगर वहाँ हम प्रॉपर तरीके से वहाँ के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम डेवलपमेंट नहीं करते, तो आप तो देखते हैं कि हम तो उत्तराखंड एक ऐसी स्टेट है कि हर टाइम डेंजर, भूकंप की दृष्टि से हर टाइम खतरे की जोन में रहते हैं हम। और खास तौर के पहाड़ के जो हमारे एरिया हैं, जिले हैं, वो हमेशा खतरे की जद में रहते हैं। तो वहाँ विकास चाहिए हमें, लेकिन पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए
उसके साथ एक संतुलन कायम करते हुए हमें वहाँ डेवलपमेंट करना हुँ। चाहिए। सर हमने विकास के मापदंडों की बात करी, विकास की बात करी और विकास को कहीं न कहीं अगर प्रमोट करते हैं तो वो युवा करते हैं क्योंकि युवा हर प्रदेश के देश की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, मानक माने जाते हैं। तो उसको लेकर सर एक सवाल मेरा ये है कि युवाओं को किस तरीके से प्रेरित कर सकते हैं? युवाओं को किस तरीके से जो है आगे बढ़ चढ़कर ताकि पॉलिटिक्स में हिस्सा लें और उद्धार करें देश का, उसको उस किस तरीके से मार्गदर्शन जो है युवाओं को कर सकते हैं हम? देखें कि उत्तराखंड में सबसे बड़ी जो अगर उत्तराखंड की हम बात करते हैं, यहाँ के यूथ की बात करते हैं, तो हुँ, यहाँ एजुकेशन तो है अच्छी, हुँ, स्कूलिंग भी अच्छी है यहाँ पर, प्राइवेट एजुकेशन की हुँ, बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट एजुकेशन की नहीं। और हायर एजुकेशन भी हुँ, ठीक-ठाक है। लेकिन आगे बढ़ने का जो स्कोप है, अगर वो कहीं प्रोफ़ेशनल बिज़नेस में जाना चाहते हुँ, हैं या किसी एमएनसीज़ में जाना हुँ, चाहते हैं, दूसरी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो वो स्कोप नहीं है हमारे हुँ, पास, बिल्कुल भी किसी तरह का। हुँ, तो यहाँ पर ना कोई इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ के बच्चे यहाँ स्कूलिंग करते हैं, यहाँ से हायर एजुकेशन लेते हैं, टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं, लेकिन आखिरकार उनको जो जॉब के लिए बैंगलोर जाना पड़ता है, नोएडा जी, जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, बॉम्बे जाना पड़ता है, अब्रॉड जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई स्कोप नहीं है। हुँ, तो यहाँ अगर इंडस्ट्री अच्छी हो, हुँ, अच्छा सेटअप हो, गवर्नमेंट प्रमोट करे इंडस्ट्री को, हुँ, अच्छी स्कीम्स बनाए कि किसी तरीके से यहाँ बड़े उद्योग आ जाएँ, तो यहाँ के बच्चों को, यहाँ के युवाओं को यहाँ रोका जा सकता है। और दूसरा पॉलिटिक्स की बात तो ये है कि वो इंटरेस्ट के ऊपर है। हुँ, आपका कितनी रुचि है राजनीति में, और हुँ, दूसरी बात ये है कि आजकल मैंने देखा है कि जो पॉलिटिकल जो लोग युवा जो आगे बढ़ रहे हैं, हुँ, वो गलत है। काफ़ी उसमें भी चले जाते हैं, और दूसरा ये कि उसपे फैमिली बैकग्राउंड भी हुँ, काफ़ी कोई डिपेंड हुँ, करती है हुँ, कि आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, हुँ, वो किस तरह की किस है, तरह किस तरह की है। जी। ये। एक सवाल सर ये था कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि समाज कल्याण की बात को लेकर या फिर हम देखते हैं कि राजनीति को किस तरीके से प्रोग्रेसिव करना है, इसको लेकर आइपा भी एक मुहिम छेड़ रहा है, ये प्रयास कर रहा है। आपके अकॉर्डिंग सर समाज कल्याण में क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी पिछड़ी हुई मानसिकता भी हमें देखने को मिलती है, चाहे महिलाओं की बात करें और आजकल तो हम ये भी देखते हैं सर युवा वर्ग कहीं न कहीं भटकता हुआ नज़र आ रहा है, नशे की लतों में नज़र आ रहा है। तो उनको किस तरीके से सही राह पे पहुँचाया जा सकता है? उसके लिए देखें कि गवर्नमेंट को समय-समय पर एक तो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, तेज़ी से, कि हुँ, यूथ ताकि भटके ना। हुँ, और दूसरा ये कि हमारे युवाओं को भी थोड़ा-सा समझना पड़ेगा इस बात का हुँ, कि उनका फ्यूचर जो है, अगर हम हुँ, पढ़ लिख रहे हैं और हमारा लक्ष्य कुछ और है आगे जाने का, हुँ, अगर हम नशे की लत में पड़ जाएँगे या डिफरेंट चीज़ों में चले जाएँगे, तो हम अपने आप को पीछे करेंगे, अपने परिवार को पीछे हुँ, करेंगे, अपने समाज में हमारी जो एक रेपो है, वो बहुत हुँ, नीचे आ जाएगी। इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखना चाहिए यूथ को, हुँ, और सरकार को थोड़ा-सा इस पे सख्ती भी करनी चाहिए हुँ, कि जो बाहर से हमारे यहाँ ड्रग्स की तस्करी हुँ, होती हुँ, है, जो युवा लिप्त होते जा रहे हैं, या हुँ, जो ड्रग्स माफिया जो हमारे यूथ पे जो मतलब उनकी नज़र है किसी तरीके से, वो पहले अपने आप को उनको लपेटे में लेते हैं, हुँ, फिर उनसे इस तरीके का काम कराते हैं। हुँ, तो इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट को, पुलिस को, प्रशासन को हमारे बहुत सख्ती रखनी चाहिए। दूसरा ये कि बच्चे जिन यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में पढ़ते हैं, थोड़ा जो कॉलेज का मैनेजमेंट है, जो यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट है, थोड़ा-सा उनको भी थोड़ा-सा बच्चों पे करीबी नज़र रखनी चाहिए। हुँ, तीसरा जो अभिभावक हैं, जो हुँ, पेरेंट्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। हुँ, घर में उनका बहुत बड़ा रोल है, और जब यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में बच्चे जाते हैं, तो वहाँ जो मैनेजमेंट है, उनका बहुत बड़ा रोल है। हुँ, तो थोड़ा-सा उनको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा-सा इनको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा गवर्नमेंट ध्यान देगी, और थोड़ा हम अवेयर होंगे कि नहीं यार, हम इन सब चीज़ों की तरफ नहीं जाना, अगर हमें अपना फ्यूचर बनाना है। ये सब चीज़ें हैं, इसका हुँ, मिक्सचर है, हुँ। तभी मतलब जी। बात बनेगी। एक सवाल सर आइपा द्वारा मुहिम छेड़ी गई है प्रगतिशील राजनीति को लेकर, इस मुहिम को किस तरीके से देखते हैं सर? और क्या मार्गदर्शन आप देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए आप पत्रकारिता के क्षेत्र में रहे हैं, आपने हर हर द अपनी लाइफ के फ़ेज़ेस में पत्रकारिता के क्षेत्र से हर विभाग देखा है, हर चीज़ देखी है। तो आप किस तरीके से मार्गदर्शन जो है आइपा का करना चाहेंगे? नहीं, आप बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे, बहुत अच्छे विषय पे आप रिसर्च कर रहे हो, और बहुत लोगों से मिल रहे हो, और डाटा कलेक्ट कर रहे हो। जब कहते हैं ना कि बूँद-बूँद से सागर बनता है, जब इतने लोगों से, आप एक्सपर्ट्स लोगों से राय लेंगे, हुँ, और उनकी राय पे फिर जब आप एक जगह संकलित करके उस पर आप विचार करोगे, तो कहीं हुँ, निश्चित कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आएगा, हुँ, और वो अच्छा निकल के आएगा तो वो आप आगे लोगों को दोगे, तो कहीं न कहीं एक बेटर चीज़ आएगी। हुँ, बस ये है कि मैं कहता हूँ कि जो आपने शुरू में सवाल करा कि ये पॉलिटिक्स जो है, वो भी गुणवत्ता युक्त पॉलिटिक्स होनी चाहिए। जी। मतलब राजनीति जो है स्वस्थ होनी चाहिए, और जो बेसिक चीज़ें हैं,
वो सारी की सारी जो आम जीवन जीने के लिए इंसान को जो बुनियादी चीज़ें चाहिए हैं, वो उस पर राजनीति होनी चाहिए, विकास के मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, धर्म, कर्म पर और इन सब चीज़ों पर जो दूसरे टॉपिक्स हैं, जिनको पॉलिटिकल पार्टियाँ जो अपना एक एजेंडा बन के चुनाव जी। लड़ती हैं, लोगों का ध्यान बाँटती हैं, उन सब चीज़ों पर नहीं होनी चाहिए। तो आपने कंट्री को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो बेसिक चीज़ों पे पॉलिटिक्स कीजिए कीजिए। ये। आइपा के साथ जुड़ने के लिए सर धन्यवाद। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप आए और आपने जो मेरे पास था, आपने मुझे डिलीवर करने का अवसर दिया, उसके लिए आपका भी हमारा बहुत-बहुत हमारी धन्यवाद। ये थे नीरज कोहली जी हमारे साथ जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी। अगर आइपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।